दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कुलदीप सेंगर की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फेर दिया। अप्रत्याशित रूप से उन्नाव में एक नाबालिग बेटी की आबरू लूटने वाले के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 विद्वान जजों ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया था, जमानत दे दी थी। पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुलदीप सेंगर के पक्ष में भी तमाम महिला एक्टिविस्ट और एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी। आजकल एक तरीका हो गया है कि जो आदमी कोर्ट से बरी नहीं किया है, बस उसकी सजा सस्पेंड हो गया, उसका महिमा मंडन शुरू हो गया था। कल दिल्ली में लोगों ने देखा है कि एक आदमी जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे किसी नाबालिग की आबरू लूटने के, और दूसरे मामले में फिलहाल वो बंद है। उसके पिता की मौत के मामले में वो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन लोग सड़कों पर उसके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों ने हाई कोर्ट के निर्णय को रोक दिया। कुलदीप जी, हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए सपा के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता भाटी साहब हैं। भाटी साहब, जो भी हुआ था हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो राहत देने वाला है। वो न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था है उसको कायम रखने वाला है कि लोगों में कम से कम ये विश्वास बना रहे कि देश में न्याय भी होता है। लेकिन ज्यादा चिंताजनक बात यही है जो आपने अभी कहा कि ऐसे लोगों के समर्थन में भी लोग आ जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले में उसका रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा खराब है। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कुलदीप सेंगर के पक्ष में, समर्थन में। तो जो व्यक्ति न्यायालय से दोषी सिद्ध हुआ हो, जिसे सजा सुनाई गई हो, जो सजा काट रहा हो, उसके पक्ष में बोलना एक बार ट्रायल के बीच में, वैसे तो ट्रायल के बीच में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्रायल में चलते में कोई कह दे कि नहीं ये तो निर्दोष है और इसे सजा नहीं होगी, या कोई टिप्पणी कर दे, अलग बात है। जिसे न्यायालय ने दोषी मान लिया उसके समर्थन में भी आप बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आप देख रहे होंगे कि जगह जगह मुकदमे वापस ले रही हैं। कहीं हत्यारों के खिलाफ मुकदमे वापस ले रही हैं, कहीं रेपिस्ट के खिलाफ मुकदमे वापस ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अपने खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए थे। तो ये जो एक परंपराएं डाल रहे हैं ये गलत है। और न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करना का मतलब ये होगा कि फिर किसी को न्याय नहीं मिलेगा। जो ताकतवर होगा न्याय उसी की मुट्ठी में रहेगा। कमजोरों के लिए न्याय की उम्मीद बंद हो जाएगी अगर इस तरह न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाएगा। भाटी साहब, एक आपके पहले सहयोगी हुआ करते थे, हो सकता है आगे भी भविष्य में आपके सहयोगी हो जाएं, राजभर साहब। वो तो ऐसा हंसे थे सर, उनकी हंसी बड़ी विचित्र थी कि अरे वो पीड़िता तो उन्नाव की रहने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री है, उन्होंने तो हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत कर दिया था सर, जबकि वो दूसरे मामले में मैंने वही कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े कई बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, एक और मैं वो भी बोले थे, 2-3 लोग बोले थे इनके समर्थन में। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बयान दिया। देखिए, जो बिहार में एक घटना हुई, वो हिजाब खींचा गया, मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच दिया था एक डॉक्टर लड़की का। तो मुख्यमंत्री जी पे तो साफ दिखाई देता नीतीश कुमार जी के ऊपर कुछ आयु का असर हो गया है या कुछ मानसिक विचलन है, पता नहीं क्या है, वरना वो एक शानदार व्यक्ति रहे हैं। वो घटना बहुत ही शर्मनाक थी, बहुत ही आलोचना करने योग्य थी। उस पर आपने देखा होगा संजय निषाद कितनी बेशर्मी के साथ ये कह रहे थे कि अरे हिजाब ही तो खींचा था, कहीं उंगली लगा थोड़ी लगा दी थी, उंगली लगा देते तो बात अलग थी। और वो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि वो कहीं जाए, जहन्नुम में जाए, हमें क्या लेना देना है। तो इस तरह की मानसिकता पता नहीं राजनीति में बैठे लोगों की कैसे है कि जो बेटियों के प्रति, कुछ समुदायों के प्रति ऐसी घृणा की भावना रखते हैं
दलितों पिछड़ों के प्रति, समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के प्रति। देहरादून की घटना आपने देखी होगी, बड़ी एक शर्मनाक त्रिपुरा है। के बच्चे हैं, त्रिपुरा के बड़ी बच्चे को शर्म किस तरह बेरहमी से, हाँ, और वो इन्हीं ऐसी टिप्पणियों का और ऐसी मानसिकता का ही परिणाम है। लोगों एक अच्छा समाज, हम देखिए, हम बचपन में, आलोक जी, मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम कहीं गांधी जी की कोई कोटेशन पढ़ ली, दीवार पे भी लिखा होता था हमारे, उसमें दीवारों पे नैतिक नारे लिखे होते थे, स्लोगन लिखे होते थे, तो उनसे उनसे बड़ा असर पड़ता था, हमारे एक दिमाग बनते थे, माइंड सेट बनते थे कि नफरत करना ठीक नहीं है, हिंसा करना ठीक नहीं है, सदा सत्य बोलो, बड़ों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, इस तरह के लिखे होते थे। और फिर और बड़े हुए तो अखबारों में पढ़ते थे खबरें, या नेताओं के भाषण सुनते थे, तो उनमें नैतिक बातें होती थी, अच्छी बातें होती थी, प्रेम मोहब्बत की, भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम एकता की, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देश को आजादी दिलाई है, कमजोर दलित पिछड़ों के प्रति एक समर्थन की भावना, तो एक माइंडसेट बनता था। आजकल हो क्या रहा है कि मीडिया भी, नेता भी, मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी रोजाना जहर उगल रहे हैं, रोजाना नफरत की बातें कर रहे हैं, घटिया बातें कर रहे हैं। उसके परिणाम ये हो रहे हैं कि आपने बरेली में देखा, बरेली में क्या हुआ, उसमें जो है लड़कियां पार्टी कर रही हैं, वहां पे गुंडे पहुंच जाते हैं बजरंग दल के, तो इसमें मुस्लिम लड़का क्यों है? और कमाल तो ये देखिए कि पुलिस पहुंचती है और उन लड़कों को और लड़कियों को पकड़ के थाने ले आती है, जो पीड़ित थे उन्हीं को पकड़ के पुलिस थाने ले आती है। और मेरठ में, आपने मेरठ की घटना भी आपको पता होगी, एक हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम ने मकान खरीद लिया, तो वहां पहुंच गए बीजेपी के लोग, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के धरने पे बैठ के वो गाना लगे, हनुमान चालीसा, उसके क्रिसमस के दिन चर्च के आगे हनुमान चालीसा गा रहे थे। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और मीडिया, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कितना खराब माहौल तैयार कर रहे हैं, इससे देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। इस अनिल जी, देश को भाटी आप साहब, गृह युद्ध की तरफ, जी जी जी, भाटी जी, आपको एक घटना मैं आपको साथ जानकारी दे दूं कि बनारस जो है, बनारस का मैं रहने वाला हूं, बनारस में अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट ना आए तो बनारस की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, और जी ज्यादातर जी जो जी, टूरिस्ट आता है वो जापान से और बुद्धिस्ट टूरिस्ट ज्यादा आता है। अब वहां पे एक जापान का टूरिस्ट आया था और वो गंगा जी में नहा रहा था, उसने क्रिसमस वाले दिन वो सेंटा वाली टोपी पहन रखी थी, तो उस पूरे उसको मतलब बड़ा लोगों ने वहां पूरा प्रताड़ित किया, अपमानित किया, उसको माफी मांगनी पड़ी। अब इस तरह की जी जी जी, तस्वीरें अगर जाएगी तो कौन सा टूरिस्ट इंडिया में आएगा? नहीं, ये तस्वीरें आम हो गई हैं भारत में, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में आम हो गई हैं इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें। पीछे उसमें लखनऊ के लुलु मॉल में हुआ था कि कुछ मुस्लिम जो एक तरफ नमाज पढ़ने लगे, तो वहां से लोगों ने हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया, जोर जोर से, शोर मचा मचा के। ये हम तो हमेशा से ही देखते थे कि मुसलमान व्यापारी, मजदूर जहां काम कर रहे होते थे, वहीं नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ने लगते थे। और मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव में तो जो फेरी फिरने वाले मुसलमान आते थे, पड़ोस में 2-3 गांव मुसलमानों के हैं, तो हमारे उसमें आ जाते थे, हमारी बैठक पे वो कहते थे जी नमाज पढ़नी है, तो हम दौड़ दौड़ के उन्हें पानी और जग और वगैरह ला के देते थे, कपड़ा देते थे, हमें बड़ी खुशी होती थी, हम देखते थे उन्हें, हम दूर खड़े होकर देखते थे कैसा नमाज पढ़ रहे हैं। अब माहौल ये बना दिया कि कोई बच्चा अगर मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए देख ले तो उसे लगता है कि कितना बड़ा पाप हो रहा है, कितना बड़ा अपराध हो रहा है। ये माहौल बना रहे हैं, जो पुलिस लात मार रही है नमाज पढ़ते हुए लोगों को, ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोका जा रहा, छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा। तो ये माहौल बहुत खराब किया जा रहा आलोक जी, और बहुत ही चिंता। आप जैसे पत्रकार बचे हैं जो कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, निष्पक्ष बातें कर रहे हैं, वरना मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा इस नफरत को बढ़ा रहा है और इसे जो उकसा रहा है, ये और भी ज्यादा चिंताजनक है। नहीं, वो पीड़िता जो है, उन्नाव की पीड़िता और योगिता भवाना, उस दिन ठंड में इंडिया गेट में शांतिपूर्वक 3 लोग बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाई, उनको अपनी बात कहने का हक है, उन्होंने ट्रैफिक नहीं जाम किया था, उनको उठा के लेके चली गई सीआरपीएफ।
और नहीं, उठा हाई के तो ले गए आपने। आपने देखा कि वो उस वीडियो में मैं देख रहा था कि जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो चेहरे मोहरे से ठीक ठाक संपन्न पढ़ा लिखा आदमी दिखाई दे रहा, उनके सामने खड़े होकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। हाँ, और सब कल हाँ, तो ये मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी का आदमी है तो उससे जुड़ा है, तो ये लोग न्यायालय के निर्णय को भी नहीं मानेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल यही यही हालत है। और हुआ है, कई केस में हुआ है, उसमें हो रहा है। न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया। पहली बात तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज होती है, तफ्तीश ठीक से नहीं होती, सबूत नहीं जुटाए जाते। और अगर न्यायालय तक पहुंच भी जाए तो कोशिश की जाती है कि उसे सजा न हो। और सजा अगर हो भी गई रेयर केस में किसी में, तो फिर सजा बीच में माफ कराई जाती है, बीच में सजा माफ करके बाहर निकाला जाता है। फिर उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, फूल मालाएं, उनको मिठाई बांटी जाती है। यहाँ जिला बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मेरे थाने के भी इंस्पेक्टर रहे थे, इतने शानदार व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया पुलिस वाले थे, निष्पक्ष एकदम। उनकी हत्या कर दी बजरंग दल के गुंडों ने, और जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसे बीजेपी के सांसद ने माला पहनाई, सार्वजनिक रूप से फोटो छपे सारे मीडिया में। तो ये हालत हो रही है। और बहुत केस में ऐसा हुआ है कि जहां अपराधी जेल से छूटे हैं और उनके स्वागत किए गए हैं, और स्वागत करने वाले एक ही पार्टी के लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग होते हैं। नहीं, वो तो गुजरात में भी देखा था सर कि जी जी एक जी महिला की गर्भवती महिला की आबरू लूटने वाले जब जमानत पे छोड़े गए थे, तो उनको किस तरह से उनका स्वागत समारोह उनके हुआ तो था। पैर छुए थे, उनके तो पैर छू रहे थे बीजेपी के लोग। और महिलाएं आरती कर रही थी, बिल्किस बानो के बलात्कारी जब जेल से छूटे थे, तो उनके बीजेपी के लोगों ने पैर छू छू के आरती उतार उतार के मालाएं पहनाई। और एक बड़े नेता ने भी ये बोला था कि वो तो वो हैं, क्या बोला था, मासूम ब्राह्मण है, पता नहीं क्या बोला था। अच्छा, ब्राह्मण आ ही जाएगा सर। अच्छा, अच्छा, ये चलते ब्राह्मण आपका प्रिय सब्जेक्ट है। ये ये पंकज चौधरी जी ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को जो चेतावनी दी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि भाई राजपूत विधायक जब एकत्रित होते हैं तब पार्टी शांत रहती है, लेकिन ब्राह्मण विधायक अगर बैठक कर लेते हैं, अपने घर पे खाने पे किसी को बुला लेते हैं अपने सहजातियों को, तो उनको चेतावनी दे दी जाती है। नहीं, क्या माना जाए? इस घटना के संदर्भ में और आज की स्थिति में तो हम और ब्राह्मण एक ही उसमें खड़े हैं, एक ही खेमे में। क्योंकि मैं भी नवंबर महीने में मैं गुजर चौपालों का आयोजन कर रहा था, अक्टूबर नवंबर में। तो मेरी 10 जगह चौपालें पुलिस ने आकर रोकी, और कई जगह नहीं होने दी, कई जगह तो हमने जबरदस्ती की, कई जगह नहीं होने दी। और हमने जब ये ऐतराज किया पुलिस ने कि जाति के नाम पे आप कार्यक्रम नहीं कर सकते क्योंकि शासनादेश है, तो हमने उनका नाम भी बदल दिया, पीटीए चौपाल करने लगे हम, इसके बावजूद भी नहीं होने दी। तो फिर ये कैसे? और ये जो लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई है, उससे पहले राजपूत विधायकों की मीटिंग हो चुकी है, उससे थोड़े दिन ये तो पहले ही। उससे पहले लोधा लोधा राजपूतों विधायकों ने भी अपनी अलग मीटिंग की थी, लोधा जाति के विधायकों ने भी। तो बाकी विधायकों की मीटिंग पे तो आपको आपत्ति नहीं है, और इस पे आप नोटिस पर नोटिस, पहले बयान दे दिया फिर नोटिस दे रहे हैं। और मुझे तो एक मेरे ब्राह्मण मित्र ने ये बताया, आपको ज्यादा जानकारी होगी, आप प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं और जागरूक पत्रकार हैं, कि ये जो 2-3 यूनिवर्सिटियों में भर्ती हुई है उनमें ब्राह्मणों से ज्यादा राजपूत आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। जैसे बांदा यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, बांदा में। तो ऐतिहासिक केस है, तो वो पूरी लिस्ट देखने लायक है। तो 17 तो में साथ ये 17 में साथ 13 या 14 है। नहीं, 15 में से 12 जनरल हैं, 12 में से 8 राजपूत और 4 ब्राह्मण। तो योगी जी के होते हुए अगर या राजपूतों में ब्राह्मणों से दुगनी प्रतिभा हो गई है, उनकी योग्यता डबल हो गई है, 4 ब्राह्मणों के सामने 8 राजपूत सेलेक्ट होने लगे हैं, तो इसकी पीड़ा ब्राह्मणों में है। वो मेरे मित्र कह रहे थे, मैं नहीं कह रही बात, ब्राह्मण नहीं, तो मित्र पूरी मेरे लिस्ट वकील हैं। ये तो लिस्ट आई थी। सर एक और विषय बड़ा महत्वपूर्ण उठा है कि मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था, तो और मजेदार बात ये थी कि सेंगर साहब इसमें जितने भी युवा थे सब समाज थे। ये परसों रात की बात है, और वो ये कह रहे थे कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है, किसी न किसी तरह से कंट्रोवर्सी में फंसा देती है।
उन्होंने कहा देखिए पहले लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आया, विज्ञापन में ओबीसी सीटें कम कर दी गई, उनको 717 सीट कम कर दी, 1-2 नहीं 717 सीट कम कर दी। तो कहा कि देखिए जानबूझ के ऐसा किया गया ताकि विपक्ष विरोध करेगा, फिर भर्ती के विज्ञापन को रद्द किया जाएगा, फिर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और विज्ञापन जारी रहेगा, फॉर्म भर जाएगा, तो उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा। तो ये जो एक मतलब क्या योगी जी के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि योगी जी को नुकसान पहुंचे क्या? क्योंकि हर अधिकारी को पता है कि सब सरकारी नौकरी में पिछड़ों को 27% देना है, SC/ST को 22% देना और EWS को 10% देना है, तो बिना किसी गस्टेड अधिकारी के सिग्नेचर के विज्ञापन निकलता नहीं है, तो ऐसे विज्ञापन निकाले क्यों जा रहे हैं? नहीं, 4 भर्ती और निकली हुई हैं और चारों में धांधली है आरक्षण की। जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई हैं, यूनानी की अलग, आयुर्वेद की अलग और होम्योपैथी की अलग, उनमें और ये एलोपैथी की भी, उनमें सब में कम सीटें दी गई हैं ओबीसी और SC को। और एक में तो कमाल है कि पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद निकले हैं, ओबीसी 0 है, ओबीसी को एक भी सीट नहीं दी है। तो ये कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा। और आप ठीक कह रहे हो, ये लटकेंगी भर्तियां। और ये क्यों किया जा रहा है, कौन अधिकारी कर रहा है? क्या सरकार सोई हुई है क्या? मुख्यमंत्री तो नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांट तो आप रहे हो। जब इतना भेदभाव आप कर रहे हो जाति के नाम पे, सरासर बेईमानी कर रहे हो आप। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आपने मेरिट नहीं बनाई और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी लटका रहे हो लगातार। सरकार का वकील ही नहीं जाता, तारीख ले लेते हैं, आप चाहते ही नहीं उसका फैसला हो। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी तो सुओ मोटो ले सकता है सर। हाँ, ले तो सकते हैं, लेकिन अब ये तो उनकी इच्छा पे निर्भर करता है कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेना तो चाहिए, सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये तो संविधान का उल्लंघन है सरेआम। जो सरकार की नीतियां हैं, भारत की नीतियां हैं, उनका उल्लंघन है सर। वो बच्चे तो 2020 से नौकरी के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और नौकरी उनको मिल चुकी है, 5 साल से ज्वाइन नहीं कर पा रहे सर। अब ये 6ठा साल शुरू हो जाएगा 26 में। बिल्कुल, और ये बात ये मोदी जी कहते हैं कि ये हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें से सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में जहाँ पे कई बच्चों का, दलित और पिछड़े बच्चों का भविष्य, मतलब वो क्वालिफाई कर चुके हैं कायदे से, उनके कोटे की सीट सामान्य वर्ग को दी गई, तभी ना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उसको गलत माना था ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हाईकोर्ट की डबल बेंच बिना किसी कागज को देखे हुए उसको कर देगी। वो उससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच करने के बाद ही दी। वो भी एक संवैधानिक संस्था है और केंद्र सरकार के अधीन आती है, मोदी जी के अधीन आती है। उसकी रिपोर्ट थी। फिर जब उसे नहीं माना गया तो हाईकोर्ट गए लोग। फिर हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। अच्छा सर, अब नया साल आने वाला है, एक अंतिम सवाल, तो नए साल में क्या हम लोग आपको राज्यसभा में देखेंगे? नहीं, मेरा तो ऐसी कोई, ना तो पार्टी में कोई चर्चा हुई है, ना कोई मेरी बात हुई है, ना मैंने कोई अपनी तरफ से कोई फरमाइश रखी है। लेकिन आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार, धन्यवाद। राजनीतिक लोगों के अंदर इच्छा तो होती है कहीं ना कहीं पहुंचने की, लेकिन ऐसी कोई बात अभी है नहीं कोई किसी तरह की। तो चलिए सर, हम तो यही चाहेंगे कि नए साल में जब हम आपको जोड़े तो एक दिन आपको बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में भी दर्शकों को आपका परिचय दें, क्योंकि कम से कम लोगों को ये मानना है, मैं फील्ड में घूमता रहता हूँ, जो भी युवा है ना सर, वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है भाटी साहब। और ये सामान्य वर्ग का, मैं बता रहा हूँ आपको, सामान्य वर्ग के युवा भी कहते हैं कि भैया भाटी साहब जो बातें करते हैं वो बड़ी तार्किक और स्पष्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि देश की संसद में भी आप पहुंचेंगे और उच्च सदन है, उच्च सदन में आप जैसे विद्वानों को होना चाहिए। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, नमस्कार।